नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जो बीए प्रोग्राम में सेकंड ईयर में यानी थर्ड सेमेस्टर में। तो थर्ड सेमेस्टर में जो उनका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसमें जो उनकी यूनिट 5 है जिसका नाम है मुग़ल कालीन कला। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग के बारे में, फतेहपुर सीकरी के बारे में और हम्पी के बारे में जो कि विजयनगर की राजधानी थी। ठीक है, इसके अलावा कुतुब परिसर के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग के बारे में कि इससे अभी तक किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। मुग़ल लघु चित्रकला पर निबंध लिखिए। मुग़ल लघु चित्रकला समकालीन समाज को किस प्रकार अभिव्यक्त करती है। मुग़ल चित्रकला पर टिप्पणी लिखने के लिए भी आया है कई बार। मुग़ल चित्रकला का विकास। ठीक है, इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं हमें इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर मैं सभी क्वेश्चन को डिटेल में अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगा ऊपर से थोड़ा बताने की। ठीक है, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग के बारे में, तो इसका जो समय काल था वो 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच था। ठीक है, और जैसा कि आपको इसमें पता चल रहा है मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मुग़लों का जो शासन था वो काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था। ठीक है, यानी कि जितने भी जो मुग़ल थे उन्होंने भारत में बड़े बड़े हिस्सों पर शासन किया था। ठीक है, यानी कि उस टाइम उनका वर्चस्व बहुत ज़्यादा था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग है उसका विकास किस तरीके से हुआ। ठीक है, अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो हुमायूं के शासनकाल में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। जब वह अपने निर्वास से भारत लौटे तो वह अपने साथ 2 फारसी महान कलाकार को लाया। इन दोनों कलाकारों ने स्थानीय कला कार्यों में अपनी स्थिति दर्ज की और धीरे धीरे मुग़ल चित्रकला का विकास किया। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके स्टार्टिंग के बारे में बात करें, इसके नींव के बारे में बात करें कि इसके संस्थापक कौन थे, तो आप कह सकते हो हुमायूं। ठीक है, इनके शासनकाल से ये जो मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग है इसकी स्टार्टिंग हुई, इसका विकास हुआ। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें जो मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग है इसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल करते थे। ठीक है, तो उनमें जितने भी जो लड़ाइयाँ होती थी या फिर पौराणिक कथाएँ होती थी, ठीक है, एक्सेट्रा जो बाकी सारी चीज़ें होती थी, जो मुग़ल जो बादशाह है उनकी जो शान शौकत होती थी, इन सभी चीज़ों की मिनिएचर पेंटिंग की जाती थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मुग़ल चित्रकला के विकास के बारे में। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि किस किस तरीके से इसका विकास हुआ। जो मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग है वो बाबर के समय काल में कैसे रही। ठीक है, उसके बाद हुमायूं के शासनकाल में कैसे रही, इसी तरीके से फिर अकबर के शासन काल में कैसे रही। जो मुग़ल मिनिएचर जो चित्रकला है उसका विकास किस किस तरीके से हुआ, इसी तरीके से हम जो बाबर से लेके औरंगजेब तक जानेंगे। ठीक है, मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग के बारे में। तो अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर का जो समय काल था वो काफ़ी ज़्यादा छोटे टाइम के लिए था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बाबर के समय काल में जो मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग है उसका ज़्यादा विकास नहीं मिलता। ठीक है, यानी कि ना के बराबर मिलता है। इसके बाद फिर आते हैं हुमायूं। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था इसकी जो स्टार्टिंग थी वो हुमायूं ने की थी। मुग़ल चित्रकला की नींव किसने रखी थी, हुमायूं ने रखी थी। ठीक है, यहाँ जो मैंने ऊपर आपको पॉइंट लिखवाए थे वो भी आप इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हो। तो अब हम जानते हैं कि अकबर के शासनकाल में मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग किस तरीके से उसका विकास हुआ। तो अकबर को जो महाकाव्य कथा इनमें काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी वो रामायण, महाभारत, फारसी महाकाव्य इन सभी पर काफ़ी ज़्यादा आधारित थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें जहांगीर के काल में जो मिनिएचर पेंटिंग थी वो किस तरीके से थी, तो जो जहांगीर थे उनका जो समय काल था उसी को हम चित्रकला का स्वर्णिम युग भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या हुआ, जो मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग है वो अपने चरमोत्तर कर्ज पे थी। ठीक है, यानी कि पीक पॉइंट पे थी, काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ था वो इस टाइम, इसलिए हम जो जहांगीर के काल को हम क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहते हैं। ठीक है, और इस टाइम वो किस किस तरह से जो पेंटिंग बनाते थे, जैसे शिकार, युद्ध, राज दरबार, ठीक है, एक्सेट्रा की पेंटिंग की जाती थी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें शाहजहाँ के काल में चित्रकला के बारे में। ठीक है, तो शाहजहाँ के समय आकृति चित्रण और रंग समस्या में थोड़ी कमी आई थी। ठीक है, और शाहजहाँ को देवी प्रतीक वाली अपनी तस्वीर बनाने का बहुत शौक़ था, और वो क्या करते थे, उनके जो सिर है उनके पीछे रोशनी का गोला होता था। ठीक है, इस तरीके से जो कि चमकता था, और शाहजहाँ के जो चित्र बनाए जाते थे
उनमें सर्वोत्तम वस्त्र, ठीक है, यानी कि जो काफ़ी अच्छे कपड़े दिखाए जाते थे और आभूषण को धारण किया हुआ चित्र बनाया जाता था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं औरंगजेब के काल में चित्रकला। तो उसके शासन काल के अंतिम वर्षों में चित्रकारी के में थोड़ी रुचि ली थी, ठीक है, औरंगजेब ने, जिसके परिणाम स्वरूप उसने लघु चित्र शिकार खेलते हुए, ठीक है, और दरबार लगाते हुए और युद्ध करते हुए उसने पेंटिंग बनवाई थी। अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इस काल के अधिकतर जो चित्र बनाए गए थे अधिकतर कागज़ पर चित्र बनाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा कपड़े, भित्ति और हाथी के दांत पर भी चित्र बनाए गए थे। मुग़ल शैली के चित्रों के विषय में दरबारी और शान शौकत, ठीक है, और बादशाह की रुचि आदि इसमें शामिल की गई थी। और जो चित्रकला है उसमें काफ़ी ज़्यादा महीन काम किया गया था, ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बारीकी से कार्य किया गया था। तो अब अगर हम इसके कंक्लूज़न की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो मुग़ल हैं उन्होंने जो पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग है, उसमें काफ़ी अच्छा योगदान दिया, ठीक है। तो अब जो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो हम्पी से बनता है, ठीक है। कई बार हम्पी पर टिप्पणी लिखने के लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे हम्पी शाही सत्ता का प्रतिबिंब है, विवेचना कीजिए, ठीक है। वैसे अधिकतर बार टिप्पणी लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो हम्पी है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, ठीक है, और अब यह केवल खंडों के रूप में शेष रह गया है, ठीक है। और देखने से यह प्रतीत होता है कि किसी समय यहाँ समृद्ध सभ्यता निवास करती थी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो विजयनगर साम्राज्य है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध, काफ़ी ज़्यादा अमीर राज्यों की गिनती में आता था। हर साल यहाँ हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, ठीक है। और इसमें जो मंदिर हैं, ठीक है, मंदिर, महल, तहखाने, यहाँ आप कोमा कोमा लगा लेना, जल भंडार, बाजार और शाही, यहाँ पर शाही होगा, ठीक है, शाही मंडप और चबूतरे और राजकोष की काफ़ी सारी इमारतें हैं, ठीक है, यानी कि अनगिनत इमारतें हैं। और इसमें जो हम्पी में जो विठाला मंदिर है वो सबसे शानदार स्मारकों में से एक है, ठीक है। अब यहाँ पर कई ऐसी प्रथाएं चलती थी, ठीक है, जैसे जो राजा है, ठीक है, उनको अनाज, सोने और रुपयों से तोला जाता था, ठीक है। और जितना जो उनका वजन होता था, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी अनाज, सोना और रुपया है उन्हें गरीब लोगों में बांट दिया जाता था, ठीक है। ये एक प्रथा थी यहाँ पर। तो विश्व इतिहास के अति धनी राज्यों में विजयनगर साम्राज्य का नाम आता है। और अनेक जो विदेशी यात्री हैं उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, ठीक है। कई सारे इतिहासकारों के अनुसार जो मध्यकालीन युग का सबसे बड़ा शहर और भारत का सबसे अमीर राज्य हम्पी था, ठीक है, यानी कि विजयनगर था, आप विजयनगर भी कह सकते हो। अब अगर हम बात करें इसके आर्थिक स्थिति के बारे में तो इसके में जो हमारे पहला आता है वो कृषि है, ठीक है। तो जो आम जनता थी वो कृषि का कार्य करती थी और समाज में कृषि को प्रोत्साहन दिया जाता था। इसके व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पर वस्त्र व्यवसाय काफ़ी ज़्यादा उन्नत अवस्था में था और वहाँ पर रेशमी सूती वस्त्र बनाए जाते थे। और जो भारतीय वस्तुएँ हैं, ठीक है, उनकी मांग विदेशों में काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम आयात की बात करें तो अंतर्देशीय और सामुद्रिक, ठीक है, यानी कि देश के अंदर और सामुद्रिक दोनों तरह के जो व्यापार किए जाते थे, ठीक है। और समाज में अनेक बंदरगाह थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें वस्त्र, चावल, लोहा, शक्कर, मसाले, इन सभी का हम निर्यात करते थे, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ घोड़े, मोती, तांबा, कोयला, रेशम, इसका हम आयात करते थे, ठीक है। अब व्यापारिक स्थिति की अगर हम बात करें व्यापारिक विकास के बारे में तो विजयनगर में व्यापारिक विकास बहुत अच्छा था, ठीक है। विजयनगर और जो पुर्तगाल है उनके बीच काफ़ी अच्छा रिलेशन था और यह साम्राज्य विदेशी व्यापार का एक महान केंद्र था। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो विजयनगर की जो आर्थिक कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने सेनाओं ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, ठीक है, और उन्हें खदेड़ दिया, और 14वीं शताब्दी की शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाओं द्वारा इसे लूटा गया और नष्ट कर दिया गया। इसके पश्चात 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेनाओं से इस पर द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया, ठीक है। और मुस्लिम सल्तनतों के साथ कई सारे युद्ध हुए इनके, ठीक है। 1565 में मुस्लिम ने विजयनगर
कि जो बुनियादी कपड़े का जो ढांचा था, जो निवेश था, उस पर काफ़ी ज़्यादा भारी नुकसान पहुंचाया। ठीक है, और यहाँ पर 6 महीने तक यहाँ पर लूटपाट की गई और फिर बाद में इसे जला दिया गया, जिसके कारण ये खंडर के रूप में से छोड़ दिया गया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग वाली लाइन में बताया था कि अब इसे देखने पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि खंडर के रूप में से छोड़ दिया गया है हम्पी को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, लड़ाई में इन्हें 6 महीने तक इस जो हम्पी है उस राज्य को लूटा गया, फिर इसको जलाया गया और बाद में इसे खंडर के रूप में छोड़ दिया गया। ठीक है, तो अब जो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो फतेहपुरी सिकरी से आता है। ठीक है, तो इसे अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था, जो कि यूपी में है। ठीक है, अब जो अकबर का कोई संतान नहीं था, ठीक है, यानी कि वो निसंतान था, तो वो सूफी संत के पास जाते हैं एंड उनसे प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो अकबर है, ठीक है, उनका बेटा हो जाता है जिसका नाम जहांगीर रहता है। ठीक है, तो इसी खुशी में वो फतेहपुर सिकरी में काफ़ी अच्छे अच्छे इमारतें भी बनवाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन बाद में और वो क्या करते हैं, जो अकबर, वो फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बना लेते हैं। ठीक है, और कुछ टाइम बाद क्या होता है, वहाँ पर कुछ पानी की समस्या आती है। ठीक है, जिस कारण उन्हें फतेहपुर सिकरी को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कुतुब परिसर से है। ठीक है, तो इसका भी मैंने आंसर लिखवा रखा है आपको, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम कुतुब मीनार ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आप पढ़ोगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आता है, जो कि जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल राज दरबारी किस प्रकार मुगल साम्राज्य की शाही एवं संस्कृति विचारधारा का प्रतिबिंब है। ठीक है, यही क्वेश्चन और किस तरीके से आता है, अकबर से शाहजहां के काल में मुगल वास्तुकला के क्रमिक विकास का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका भी मैंने आपको आंसर लिखवा रखा है। ठीक है, मैं तो इसे थोड़ी देर के रुक लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।